नमस्कार, तपाईं हेर्नुहुन्छ एनबीआई न्यूज र आज हामी छौं न्यू दिल्लीको प्रेस क्लबमा। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट पतञ्जलिद्वारा प्रेस क्लबमा आज कार्यक्रम राखिएको छ। हरितालिका तीजको विषय लिएर 18 सेप्टेम्बर 12 बजेदेखि 6 बजेसम्म छ इन्दिरा गान्धी स्टेडियम आइटिओमा कार्यक्रम हुँदैछ। त्यस विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। मोहनजी, तपाईँलाई एनबीआई न्यूजमा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद हेमन्तजी। अन्जुजी, तपाईँलाई एनबीआई न्यूज स्वागत। धन्यवाद। सर्वप्रथम मोहनजी, खासमा तपाईँले जो आज यो प्रेस क्लबमा कार्यक्रम राख्नु भएको छ, हरितालिका तीजको भव्यताको साथ हर साल मनाइरहेको छ। लगभग 10 वर्षदेखि त तपाईँ लगातार मनाइरहनु भएको छ र अहिलेको के नयाँ हुँदैछ त्यस विषयमा चाहिँ हाम्रो दर्शक यसपालिको कार्यक्रम विगतको कार्यक्रमहरूमा एउटा समस्या हामीले के देखाएको थियौँ भनेदेखि हामी जुन हिसाबले भव्यताको साथ मनाउँछौँ, दुनियाँकै सबैभन्दा ठुलो हरितालिका तीजको उत्सवको कार्यक्रम हामी दिल्लीमा परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेवजी महाराज अनि परम पूज्य आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री बालकृष्णजी महाराजको सानिध्यमा गर्दै आएका छौँ। हरेक वर्ष कार्यक्रममा हाम्रो हलको स्टेडियमको क्यापासिटीभन्दा ज्यादा क्राउड हुने भएको कारणले बाहिरी गेटहरू बन्द भइदिएको कारणले कतिपय असहजता हामीले महसुस गरेका थियौँ। त्यो भएको हुनाले यसपालि दिल्लीको सबैभन्दा ठुलो स्टेडियम इन्दिरा गान्धी इन्डोर स्टेडियम हामीले लिएका छौँ। एयर कन्डिसन स्टेडियम छ। निःशुल्क रूपमा कमसेकम 20,000सम्म मान्छेहरूलाई हामीले क्याटर गर्ने हिसाबले यसपालि त्यो लेभलको भव्यताको साथ गर्दैछौँ। पहिलो कुरा। अर्को दोस्रो कुरा, यसपालिको कार्यक्रममा हाम्रो गौरव सम्मानको जुन कार्यक्रम छ त्यो अत्यन्त विशेष छ, खास छ। पुरै भारतवर्षका अलग अलग क्षेत्रबाट अलग अलग विधामा विषम परिस्थितिहरूको बीचमा पनि निरन्तर प्रयासको कारणले एउटा श्रद्धा, हाम्रो योगमा भनिन्छ के सतो दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ भूमि। तो एउटा दृढ़ भावको साथ, दृढ़ निश्चयको साथ, संकल्प रहित विकल्प रहित संकल्पको साथ एक अनन्त एक पुरुषार्थ गर्दै गर्दाखेरि मात्र प्राप्त गर्ने खालका जुन सफलताहरू हुन्छन्, त्यस्ता सफलता प्राप्त गरेका समाजका ध्रुव ताराहरूलाई हामीले पुरै भारतवर्षबाट छनौट गरेर स्पेसल अरेन्जमेन्टको साथ हामीले बोलाएका छौँ। उहाँहरूको जीवनको गाथा सुन्दैमा पनि व्यक्तिले हाम्रो समाजको मान्छेहरू यो लेभलको यत्रो ठुलो कामहरू गर्न सक्ने, पुरा भारतवर्ष नै मात्र नभएर पुरै विश्व पनि गौरव गर्न सक्ने खालका काम गर्ने व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा रहेछन् भन्ने खालको एउटा प्रेरणा लिने खालको अनुभूति दिलाउने खालका कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि भारतवर्षमा आजसम्म एउटा मात्रै एन्टी एयरक्राफ्ट हाइज्याकिङ अपरेसन भएको छ। एयरक्राफ्टमा हाइज्याकिङ हजुर, अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यो अपरेसन सक्सेसफुल हुन अति कठिन कुरा हो। अब त्यो सक्सेसफुल अपरेसनको कमान्ड हाम्रै समाजको हाम्रै दाजु ब्रिगेडियर सिबी थापाजी हुनुहुन्छ। कतिलाई त्यो थाहै छैन, कति गौरवको, यो धेरै गौरवको कुरा हो। अनि यस्तो हिस्टोरिक खालको काम गर्ने, ऐतिहासिक, उहाँको बारेमा सीबीएसईका पुस्तकहरूमा पढाइ पनि हुन्छ, तर हाम्रो समाजलाई थाहा छैन। अनि कतिलाई थाहा छैन। हामीले यस्तो व्यक्तित्व हाम्रो समाजको हरेक व्यक्तिलाई परिचित गराउँदै गर्दाखेरि समाजले पनि गर्व गर्ने खालको वातावरण हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीको स्वतन्त्रता सेनानी दलवीर सिंह लोहारजीको कहानी यदि तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि एक अत्यन्तै अद्भुत प्रेरणादायी छ। यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यसपालिको कार्यक्रममा एउटा मुख्य पार्टमा राखेका छौँ। उहाँहरूको जीवन गाथाबाट पनि हामी प्रेरणा लिनेछौँ। अब स्वामीजी महाराज अनि आचार्य श्री महाराजको एउटा दिव्य उपस्थिति र उहाँको मार्गदर्शन त हामीलाई प्रेरणा अवश्य दिन्छ नै। त्यसको साथसाथ यसपालिको और विशेष पाठ के छ भन्दा वर्तमान समयमा सङ्गीतको क्षेत्रमा, नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा पुरै विश्वमै एउटा बहुचर्चित नाम प्रकाश सपुत हाम्रो कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँका गीतहरू पनि अत्यन्त लोकप्रिय छन्, एउटा समाजलाई मेसेज दिने खालका छन्।
अनि उहाँको पनि अब पुरा फुल डेको पर्फर्मेन्स पनि छ। यसरी यो यसपालिको कार्यक्रम अझ विशेष बहुत धन्यवाद। अन्जुजी, खासमा तपाईँ महिला, खासमा तपाईँले पुरुषले बढी सहयोग यो हरितालिका तीजमा लिएका हुन्छन् र तपाईँले अहिले यो खासमा यो विषय आज उहाँले भन्नुभयो, पवन काकीजीले भनिसक्नुभयो कि एक विशेष हुँदैछ र तपाईँले जुन हिसाबको पहिला विगतका तीज कार्यक्रम र अब आउँदाखेरिका तीज कार्यक्रम वर्तमान यानि विगत र वर्तमानमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ विचार? सबभन्दा पहिला त धन्यवाद है यो मौकाको लागि। जुन भिन्नता छ त्यसमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीहरूले सानो सानो ठाउँमा, जस्तो दिल्लीको मात्रै कुरा गरौँ, सानो सानो ठाउँमा सानो सानो ग्रुपमा हामीहरूले कार्यक्रम गर्दैथ्यौँ। तर हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले यो सानो सानो संस्थाहरूलाई एउटै छाता मुनि ल्याएर एउटा ठुलो रूपमा आफ्नो समाजको प्रस्तुति गरेको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ, किनकि एक त थाहा हुँदैन। सबभन्दा पहिला त 10-20 हजारको पब्लिक आउँदाखेरि पहिलोचोटि मान्छेहरूलाई अचम्म पनि लाग्छ, ए दिल्लीमा यति नेपाली पनि छन् भनेर थाहा पनि हुन्छ होइन। तर त्यसको साथसाथमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा सहकार्यको भावना, हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढ्ने यो उद्देश्य हो। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टको उद्देश्य यही हो, सबैजना मिलेर अगाडि बढ्ने। त्यो अगाडि बढ्नको लागि त एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ, त्यो प्लेटफर्म हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट हो। त्यसले गर्दा अहिले जुन फरक आइरहेछ, मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि, हुन त दिल्लीभरिमा धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छ, तर तीजको दिन हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले गरेको कार्यक्रमको पर्खाइमा पुरा जनता बसेको हुन्छ है, जनता बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दा अब जस्तो हाम्रो डाक्टर मोहन सरले भनिसक्नुभयो होइन कि लास्ट इयर हामीलाई एकदम गाह्रो भएको थियो पब्लिकलाई म्यानेज गर्न, त्यसले गर्दा यसपालि हामी स्टेडियममा गरेको र उनीहरूको लागि यो एउटा अपर्च्युनिटी हो। आफ्नो समाजका ध्रुवतारालाई हेर्दाखेरि आफू पनि स्वाभिमानी महसुस गर्नु पर्यो। हामी कहाँसम्म हाम्रो क्षमता के छ हामीलाई थाहा छैन, त्यो क्षमताको प्रदर्शन हो, यो क्षमताको प्रदर्शन हो। र त्यसले गर्दा यो सबैजनालाई म एन्करेज गर्छु, म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो सबै नेपाली भाषाभाषी दाजु दिदीबहिनीहरू सबैजना आउनुहोस्। यो कार्यक्रमलाई एकदम रमाएर मनाउनु मात्रै होइन, आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन हामीले देखाउनुपर्छ। घनश्यामजी, तपाईँ खासमा संस्कृतको विशेष एउटा कुरा मैले एक्चुअली हाम्रो कलाकारको नाम लिँदै गर्दाखेरि एकजनाको नाम लिने बित्तिकै कट्या थियो, मैले एड गर्न चाहेँ। यसपालिको कार्यक्रममा हाम्रो एकजना पुराना गीत सङ्गीतसँग सम्बन्ध राख्नेहरूलाई अझै पनि याद होला, झलझली आँखामा भन्ने बोलको गीत गाउने गायिका, यसले चिट्टिके बाँसुरे तीजको अत्यन्तै लोकप्रिय गीतको गायिका सिन्धु मल्लजी पनि हाम्रो यसपालिको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी आसाम ताराको रूपमा जसलाई जानिन्छ, जसले यहाँबाट आसामबाट नेपालमा गएर पनि नेपाल आवाज को विनर बन्नुभएको थियो 2018मा। त्यो लेभलको प्रतिभावान गायिका आसामबाट सुरेखा छेत्री पनि हाम्रो यसपालिको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। यो पनि आफैमा महिलाहरूको फेस्टिभलमा उहाँहरू जस्तो प्रतिभावान गायिकाहरूको प्रस्तुति पनि यसपालिको विशेष हो। घनश्यामजी, मैले तपाईँलाई कहीँ वर्षदेखि आफै निजी पनि तपाईँले कार्यक्रम दिल्लीमा राख्नुभएको थियो कहीँ कलाकारलाई बोलाएर, तर तपाईँले विगतका कार्यक्रमहरू जहाँ तक टिकट सिस्टम हुन्थ्यो र आचार्यले जबसम्म यो सुरुवात 10 वर्षदेखि सुरुवात गर्नुभयो र त्यहाँदेखि र फ्री अफ कोस्ट दिल्ली एनसिआरका तमाम जनताहरूले फ्रीमा कार्यक्रम देख्न पाउँदै थियो। त्यो विषयमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद आइबिएन न्युजको लागि। विगतका दिनमा जुन प्रकारले संस्थाहरूमा काम गर्ने दौरानमा जो टिकट सोहरू गरिन्थ्यो त्यो हामी आपसमा कन्ट्रिब्युसन गरेर गर्थ्यौँ र आउने दर्शकले पनि कन्ट्रिब्युसन गरेर त्यो कार्यक्रम गर्नको लागि सक्सेस सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। त्यो आफैमा नराम्रो पनि होइन, किनकि दिल्ली जस्तो राजधानी जस्तो सहरमा एउटा भिन्नको खर्च, टेन्टको खर्च, साउन्डको खर्च, आउने जाने कलाकारहरूको पनि एउटा खर्च हुन्छ। त्यसमा अब पब्लिकले पनि आफ्नो कन्ट्रिब्युसनको रूपबाट हामी त्यसरी नामबाट निमाहरू कमाउने उद्देश्यले होइन, एउटा तपाईँको त्यही कार्यक्रम स्थलमै खर्च हुने गरी हामी त्यसको प्रायोजकहरू राख्छौँ। तर अब पछाडि गएपछि पनि हामी तपाईँको हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट पतञ्जलि किटबाट जब कार्यक्रमहरू हामी गर्न सुरु गऱ्यौँ, त्यसमा तपाईँको बालकृष्ण आचार्यजी महाराजजी, एमएसजी स्वामीजी महाराजजीको आशीर्वादले गर्दाखेरि र अन्य हाम्रो एउटा सहयोगहरूले पनि सहयोगको
भावनाले जसरी सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो सहयोगको कारणले नै सबैले हामी फेरि प्रवेश लिएर कार्यक्रम फेरि देखाउनको लागि हामी सक्सेस भएका छौँ। बिल्कुल तमाम दिल्लीमा अब त भारतका कुना कुनामा फ्री अफ कोस्ट हुन थालेको छ। किनभने पहिला विगतमा पुरा फ्यामिलीमा कई बार हामीलाई अहिले पनि शिकायत आउँछ हेमन्त सर, हामीले 200 टिकट व्यक्तिगत दिँदाखेरि परिवारमा 5 जना छौँ, 1000 रुपियाँ जान आउन 1500 2000 टिकट लाग्छ, खर्च हुन्छ भनेर कोही मान्छे मायुसीमा नजाने अवस्था पनि छन् भने अहिले जबसम्म हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले यो कार्यक्रम चालु गरेदेखि र कई संस्थाहरूले फ्री राखेको एउटा हामीले देखिसकेका छौँ भन्दै यो जो ट्रस्ट छ पतञ्जलि हरिद्वारद्वारा आचार्य श्री बालकृष्ण महाराज स्वामी रामदेवजी महाराजजीको संरक्षकमा यो हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट जो छ एकदम विगत 10 वर्षदेखि लगातार हरितालिका तीज कार्यक्रम गरिरहेको छ र अहिले त एकदम अलगै तपाईँले अनुभव पाउनुहुन्छ। किनभने इन्दिरा गान्धी स्टेडियम भनेको इतिहासमा मेरो ख्याल चाहिँ नेपाली समुदायले कार्यक्रम नै पहिलोचोटि गर्दैछ। यो पनि तपाईँले हाम्रो एनबिआई न्युज मार्फत खबर पाउँदै हुन्छ र यो भन्दै अन्जुजी तपाईँले एनबिआई न्युजलाई समय दिनुभयो र मोहनजी बहुत बहुत धन्यवाद भन्छ हामी। यही भन्दै एनबिआई न्युज हेर्दै रहनुहोला। अघि कार्यक्रम लगातार यहाँको प्रेसको यो माध्यमबाट चल्दै रहन्छ, अघि पनि हेर्दै रहनु भन्दै अहिले बिदा लिएँ। हस्त नमस्कार करता है। और इस वर्ष भी हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि के तत्वावधान में योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के दिव्य सानिध्य में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम 18 सितंबर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश भर में हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट की जो विभिन्न राज्य की इकाइयां हैं वो बड़े हर्षोल्लास से मनाती हैं। और मंच पर हमारी आयोजक समिति बैठी है और इस पूरे कार्यक्रम के विषय में वो विस्तार से जानकारी देंगे। मंच पर हमारे हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय योग गुरु मोहन कार्की जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट के वरिष्ठ एडवाइजर एवं एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर आदरणीय बराल जी, और हमारे साथ में हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट की दिल्ली प्रदेश की संगठन मंत्री आदरणीय अंजू थापा जी, और हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश से सुजिता प्रधान जी हमारे बीच में हैं। और अब मैं माइक को महिला समिति की महामंत्री हैं आप, और अब मैं अनुरोध करूंगा योग गुरु एवं संयोजक हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट आदरणीय मोहन कार्की जी से कि कार्यक्रम के बारे में विस्तार से मीडिया के बंधु को जो है सूचित करें। धन्यवाद। विश्वानि देव सवितुर्वृतानि स्वरासुभं यस्भद्रं तन्नासुभं। परम सत्ता को स्मरण करते हुए आज हमारे बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय में भी हम सबको आशीर्वाद स्वरूप परम पूज्य गुरुवर्गवे का मैं सूक्ष्म उपस्थिति को भी स्मरण करता हूँ और मीडिया के सभी मित्रों को हृदय से ऑन नहीं है क्या जी। मीडिया के सभी बंधुओं को हृदय से स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट जो पतंजलि योगपीठ परिवार के 6 संगठन है उनमें से एक संगठन है। मुख्य रूप से भारतवर्ष में नेपाली भाषी गोर्खाली समाज को मेन स्ट्रीम में मूलधार में ले आकर के राष्ट्र निर्माण के अभियान में उत्साह के साथ लग सके ऐसे वातावरण बनाने के लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं। दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अलावा
उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल और पश्चिम बंगाल, मुख्य रूप से दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी क्षेत्र और सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड जैसे राज्यों में हम लोग ज़्यादा सक्रिय रूप से काम करते हैं। नेपाली भाषी समाज जो मुख्य रूप से एक गोरखा समाज के रूप में, एक बहादुरी का एक पर्याय के रूप में सबके लिए परिचित है, लेकिन इस समाज का हिस्टोरिकल अगर लीगेसी हम देखते हैं तो महर्षि मनु से लेकर के अष्टवक्र, यज्ञवल्क्य, जनक, माता सीता, भृगु ऋषि, पतंजलि, पाणिनि, ऐसे महान मनुष्यों से होते हुए गौतम बुद्ध से लेकर वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भारतीय समाज में या पूरे मानव मात्र के लिए बहुत बड़ा योगदान किए हैं। फिर भी भारतीय गोरखाली नेपाली समाज मेन स्ट्रीम से कहीं न कहीं छूटा हुआ महसूस करते हुए स्वामी जी महाराज एवं आचार्य श्री महाराज ने स्वाभिमान के अभियान के माध्यम से मेन स्ट्रीम में जोड़ने का एक संकल्प किया। इसी संकल्प के कारण विगत 10 वर्षों से हम निरंतर ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर के समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और इस हरितालिका तीज उत्सव में जिस तरह से अन्य अलग अलग समाज अपने समाज को ऑर्गेनाइज करते हुए अपने भाषा, संस्कृति, साहित्य, संस्कार, इतिहास के साथ जोड़ करके अपने होने पर गर्व करने का वातावरण बनाने के लिए काम करते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी उत्सव मराठी समाज जिस उत्सव के साथ मनाता है, उल्लास के साथ संगठित होकर के मनाता है, पूरे समाज को एक गौरवान्वित करने का एक अवसर बन जाता है। इसी तरह से छठ पर्व यूपी बिहार क्षेत्र में मुख्य रूप से पूरे समाज को संगठित करते हुए समाज को अपने होने पर गर्व करने के वातावरण बनाने के उद्देश्य से संगठित ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाता है। आसाम क्षेत्र में बिहू पर्व इसी तरह से काम करता है और अन्य कई सारे फेस्टिवल है, चाहे वो डांडिया हो या गरबा हो या बंगाली समाज जो बड़े धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा के उत्सव को मनाता है। इसी तरह से नेपाली समाज, गोरखाली समाज हरितालिका तीज उत्सव को पूरे उत्साह के साथ, धार्मिक सांस्कृतिक भावना के साथ मनाता है। और इस पर्व में हम हर साल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्सव एक तरह से अमृत स्वाभिमान के माध्यम से परम पूज्य योगी श्री स्वामी रामदेव जी महाराज और आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री बालकृष्ण महाराज के सानिध्य में करते आए हैं। तो इस साल भी ये प्रोग्राम होने वाला है और इसके साथ साथ हम पूरे भारतवर्ष में विशेष योगदान करे हुए समाज के कुछ ऐसे ध्रुव तारा तुल्य व्यक्तियों को गौरव सम्मान से भी सम्मानित करने वाले हैं, जिसमें आपके पास लिस्ट भी है। जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी दलबीर सिंह लोहार जी है, लेजेंडरी म्यूजिशियन है रंजीत गजमेर जी, जिन्होंने हिंदी नेपाली फिल्मों में बहुत सारे फिल्मों में बहुत सारे म्यूजिक कंपोज करने का काम करे हैं। इसी तरह से
भारतवर्ष का एकमात्र सफल एंटी एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग ऑपरेशन हुआ है 1993 में अमृतसर में, जिसके कमांड रहे ब्रिगेडियर सीडी थापा जी भी। हम लोग इस समय उनको भी अभिनंदन करने वाले हैं। इसी तरह सिक्किम यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पी लामा जी, इसी तरह त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर गंगा प्रसाद परसाई जी, और 111 से ज़्यादा मूवी में एक्ट्रेस के रूप में बहुत सफल करियर रहा दीपना थापा जी। इसी तरह से वाओ मामा करके आप जानते हैं, बहुत छोटे समय में एक छोटे से कैबिन से शुरू करके इस समय एक तरह से पूरे भारतवर्ष में लगभग 1000 आउटलेट के आसपास सभी मॉल्स और एयरपोर्ट्स जैसे प्राइम लोकेशंस में लोगों को एक नए स्वाद से परिचित कराने वाले वाओ मामा के फाउंडर विनोद हुमागाई जी। इसी तरह से इस बार मिशन चंद्रयान 3 के एक एक्टिव मेंबर रहे साइंटिस्ट निरुपम शर्मा जी, और IAS रिटायर्ड डीवी छेत्री जी, और जैन समाज के बहुत बड़े विद्वान मुनि जी डॉक्टर मुनिभद्र जी महाराज लगायत ऐसे विभूतियों को हम गौरव अवार्ड भी इस बार देने वाले हैं। और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बड़े भव्यता के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे इसके अलावा भी दिल्ली के कई जगह भी हो रहे हैं, और उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में हरितालिका तीज का फेस्टिवल बहुत बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। और हम समाज को जोड़ने का एक प्रयास स्वरूप इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ करके नेशन बिल्डिंग के अभियान में आगे बढ़ाने का एक दृढ़ संकल्प है। जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। इस अभियान में हर एक अंतिम व्यक्ति न छूटे और साथ में समावेश होकर के आगे बढ़ सकें, गौरव भाव के साथ बढ़ सकें, ऐसे वातावरण बनाने की जरूरत है। इसीलिए नामरूप स्वाभिमान के माध्यम से बहुत सारे ईयरली कैलेंडर के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और इस हरितालिका तीज फेस्टिवल क्योंकि ये धार्मिक सांस्कृतिक भावना के साथ जुड़ा हुआ है, महिलाओं का मुख्य फेस्टिवल है। पूरे दिन बहुत सारे महिला निर्जला फास्टिंग करते हैं और साथ में उत्सव में भी सहभागी होते हैं। ऐसे इस सांस्कृतिक पर्व में हम आप सबको हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। और बाकी कुछ विषय हमारे दिल्ली राज्य समिति में मुख्य संगठन मंत्री के भूमिका में है आदरणीय अंजू थापा जी कुछ विषय रखेंगे। यहाँ उपस्थित संपूर्ण पत्रकार साथी जितने भी हैं यहाँ, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं विस्तृत जानकारी तो हमारे डॉक्टर मोहन गांधी जी ने आपको दे दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये हरितालिका तीज ये सिर्फ एक छोटा त्योहार नहीं है, इसे एक हम ग्लोबलाइजेशन के रूप में भी देख रहे हैं। ये हमारा एक वैश्विक त्योहार है। जितने भी प्रवासी नेपाली या नेपाली भाषी लोग जहां कहीं भी हैं संसार में, जिस तरह से हम अपने संस्कृति सभ्यता का संवर्धन हर एक पल में करना चाहते हैं, उसी तरह से हम कहीं भी हैं संसार में हरितालिका तीज को पूरे भव्य सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। और आज की तिथि में हम सिर्फ एक इंडिया या भारत पर सीमित न रहकर हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट अब अंतर्राष्ट्रीय भी हो चुका है। हमारी एक शाखा
यूनाइटेड किंगडम में भी खोली जा चुकी है, वहाँ पर भी हमारी एक कमेटी है। और हमारा ये त्योहार हमें सिर्फ इस चीज़ की याद नहीं दिलाता कि ये एक पर्व है, हमें याद दिलाता है हमारे उस गौरव की जिसकी लेगेसी को हम कैरी कर रहे हैं। हमारा नाम बहादुर है और हमें इस बात पे बहुत गर्व है क्योंकि हम बहादुर हैं और ये हमारे लिए उपाधि है। ये हमारे लिए ये चीज़, ये संदेश हम हर एक प्रवासी नेपाली को देना चाहते हैं क्योंकि भारत में गोरखा रेजिमेंट का जितना मान है उतना ही मान विश्व में भी है, लेकिन हम उस मान को कितना आगे तक ले जा सकते हैं इसकी क्षमता का अनुमान अभी हम लोगों को नहीं है। हम अपने संपूर्ण नेपाली भाषी साथियों को जोड़कर संपूर्ण देश में एकता के है, क्योंकि हमारा भारत का नारा भी यही रहा है, अनेकता में एकता। और नेपाली भाषी भारत का भी एक अभिन्न अंग है। इस बात को जोड़ते हुए हम जितने भी अपने सामाजिक कार्य करते हैं उसमें हम इस तरह के कार्यों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें भारत में रहते हुए हमें कभी ये ना लगे कि हम इनसे अलग हैं। जैसे कि हम नए साल की शुरुआत करते हैं किसी सामाजिक कार्य में, किसी आश्रम में जाकर हम लोगों ने वृद्धाश्रम में जाकर जैसे कंबल या राशन के बोरे, बैग नहीं बोरे हम लोग देते हैं। हम उस वक्त ये नहीं देखते कि वो नेपाली भाषी है कि नहीं या उसका बैकग्राउंड नेपाली है कि नहीं, हम ये देखते हैं कि उसको जरूरत है, हमारी सहायता की जरूरत है। इसलिए हम अपनी तरफ से, क्योंकि हम कहते हैं हमारा स्वाभिमान, हमरो स्वाभिमान का अर्थ है हमारा स्वाभिमान। जब तक हम एक मानवता के प्रति कुछ काम नहीं करेंगे किसी इंसान के स्वाभिमान को आगे बढ़ने का वक्त नहीं मिलता है। जब हम किसी के दुख को, पीड़ा को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम उसके स्वाभिमान को भी बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। तो ये जो हमरो स्वाभिमान का अभियान है ये नेपाली भाषी बंधु, दीदी, बहन सबके लिए जरूर है, परंतु उसके साथ साथ भारत में एकता, अखंडता और उसकी सद्भावना को बना के आगे बढ़ते रहने का एक संदेश है। हमारे इस उत्सव में सिर्फ नेपाली भाषा भाषी नहीं आते, ये हरतालिका तीज उत्सव 10,000 से 20,000 लोगों की उपस्थिति को जनाता है और उस 10,000 से 20,000 में हर क्षेत्र से, भारत के हर क्षेत्र से, हर धर्म से लोग आते हैं और इस उत्सव को बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन हम इसको इसीलिए सबसे ज्यादा मान्यता देते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इससे हम सबको हमरो स्वाभिमान की जो हमारे परम पूज्य श्रद्धेय हुए हैं उनके मार्गदर्शन को हम सबको अच्छी तरह से खुल के बता पाते हैं। इसलिए हम इस तीज का आयोजन हम बहुत ही भव्य रूप में करते हैं। आप लोगों को भी निमंत्रण है, प्लीज जरूर आइएगा, आप देखिएगा इसकी भव्यता को। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या किसी तरह का कुछ संशय हो तो आप हम लोगों से सवाल कर सकते हैं। देखिए, आपने अभी सभी लोगों ने इस विषय में बताया, लेकिन आप लोगों ने डेट नहीं तो बताया, लेकिन टाइमिंग और डेट और फलाना जगह ये नहीं बताया। तो ये जरूर है, खासकर प्रेस इसीलिए हो रहा है। 18 सितंबर को कितने बजे से कितने बजे तक और कहाँ, ये बताइए। 18 सितंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, केडी जाधव स्टेडियम जो है वहां पर दिन में 2 बजे से शाम को 6 बजे तक का है ये। और हम आप लोगों के लिए जो प्रेस रिलीज लाए हैं उसमें ये सारी डिटेल भी है, आप लोगों के लिए निमंत्रण पत्र भी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अब हमरो स्वाभिमान, क्योंकि हरितालिका तीज फेस्टिवल महिलाओं का फेस्टिवल मुख्य रूप से है, तो दिल्ली राजधानी क्षेत्र महिला समिति के महामंत्री हमारे बीच में है सुजीता प्रधान जी, और कुछ शब्द कुछ विषय रखेंगे। गुड इवनिंग सबको, एंड सबको वेलकम एंड थैंक यू ऑल्सो, आप लोग यहाँ पे आए। हरतालिका तीज एक मैं बोलती हूँ लेडीज ओनली, नॉट फॉर लेडीज। यहाँ पे हम सिर्फ नेपालियों का या गोरखालियों का ही त्योहार नहीं है, ये बहुत सारे लोग मनाते हैं इसको। और ये इस बार इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में
हम लोग मनाए जा रहे हैं, उसमें आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत मैं करती हूँ। और ये उस दिन 2 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और वहाँ पे ये प्रोग्राम वैसे तो 6 बजे तक है, पर हमारे यहाँ उस दिन से पहले 17 से ही हम लोगों के फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं। हम लोगों को क्या कहते हैं उसको, व्रत के स्टार्टिंग में जैसे आप लोगों के उसमें मनाते होंगे, ये करवा चौथ जैसे मनाते हैं, सुबह भोर में खाना पीना होता है, तो हमारे यहाँ 17 से ही वो शुरू हो जाते हैं। हम लोगों के मायके में वहाँ जाके इनविटेशन होता है लंच का या डिनर का, हम लोगों के कजन्स ब्रदर के यहाँ इनविटेशन होता है। वो उस दिन से ही 17 से ही वो हमारे फेस्टिवल स्टार्ट होके 18 को एंड ऑफ द डे मीन्स इवनिंग को ये एंड होता है। तो सारे लेडीज वहाँ पे फास्टिंग्स वगैरह रखते हैं और पूजा, शिव जी की पूजा वगैरह करते हैं। तो मैं सबको उस दिन के लिए आप सभी को वहाँ पे इनविटेशन देना चाहती हूँ। आप सब लोग आइए और वहाँ पे कैसे किस तरीके से मनाते हैं वो सब लोग आप लोग वहाँ पे आके देख सकते हैं। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद बताने के लिए और धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए। हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट हरिद्वार के द्वारा जो 30 फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है, पहला अनऑर्गेनाइज ढंग से छोटे रूप में सब जगह मनाया जाता था। अब इसको ऑर्गेनाइज ढंग से अपनी कम्युनिटी के लोगों को सारे को यूनाइट करके देश सेवा और मानव सेवा के प्रति आगाह करने के हिसाब से नारियों का जब ये व्रत रखा जाता है, जो कन्याएं हैं अपने अच्छे पति के पाने की आशा के लिए व्रत रखती हैं, और जो विवाहित महिला हैं अपनी पति की स्वस्थ आयु, लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। इसको हम लोग हमारी कर्तव्य निष्ठा, हमारी ड्यूटी समझ के हम इसको भव्य और सभ्य रूप में मनाने जा रहे हैं। आप सभी की महिला परिवार को भी साथ में ले आइएगा, ताकि इस पर्व का महत्व के बारे में जाना जाए। जैसे श्रद्धेय श्री रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने योग को और आयुर्वेद को विश्व में जिस तरीके से यूनाइट किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वोच्च चीज हासिल करी, ऐसा ही हम सभी मिलकर गोरखाली समुदाय को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ये भाषा शक्ति को बचाना और देश सेवा और मानव सेवा के प्रति आगाह करने के लिए ये यूनाइटेड तरीके से, मतलब अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज ढंग से आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि योगपीठ ने इसमें रात दिन लगाए हुए हैं, और हम सब उनकी सेनाएं हैं जो लगे हुए हैं। इसमें आप सभी को अपना जो उस दिन हमारे दोनों रामदेव जी महाराज और आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज दोनों बता रहे हैं, और कितने डिग्निजी आएंगे और वो सारा हमारे डॉक्टर मोहन कार्की जी ने भी आप लोगों को बताया। प्लस आप सभी आकर उसका आनंद लें, अनुभव करें और समाज को जागरूक करने के लिए, सेवा करने के लिए हम लोग, हमारे अंदर जो भी कमी है हो सकती है, हम लोग काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, कमी बेशी होती रहती है। आप लोगों का सुझाव सलाह हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। हम हर कमी को दूर करके समाज सेवा के प्रति, देश सेवा के प्रति निष्ठा के साथ गोरखाली समाज का विश्व में जो नाम है उसको कभी न झुकने के हिसाब से हम काम करना चाहते हैं। उसके लिए आप सभी का योगदान रहेगा, यही मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद। में आदरणीय हमारे स्वाभिमान ट्रस्ट के केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ के संयोजक भी है आदरणीय वेद शर्मा जी, कुछ विषय रखेंगे और फिर आपके कोई प्रश्न हो तो लेकर आज के समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योग गुरु मोहन कार्की जी।
हम विषयगत चर्चा कर चुके हैं कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम के प्रायोजन के बारे में। पूर्व वक्ता साथियों ने बहुत ही महीन तरीके से मुझे लगता है कि सभी सूचनाएं प्रेषित की हैं। तो दोबारा मैं उन्हीं चीजों की पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि कैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के नेतृत्व में जो है एक पूरे राष्ट्र के अंदर ही नहीं, इवन बियॉन्ड द कंट्री, हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट जो है एक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जागरण के लिए इस प्रकार के आयोजनों को करता है। और ये हमारा समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति एक कमिटमेंट को दर्शाता है कि कैसे पिछले 1 दशक से जो है हम इस कार्य को कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष इसको और बेहतर करने की जो है प्रयासों के साथ हम इसमें लगे हुए हैं। हरितालिका तीज का ये जो आयोजन है, ये अपने आप में बहुत बड़े पौराणिक महत्व को दर्शाता है और इसी चीज को, इसी जो है सांस्कृतिक ट्रांजिशन को कि ये नेक्स्ट जनरेशन में जो है ये जो हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और जो ये हमारी कला की जो पहचान है, ये हमारे जो है अगली पीढ़ी में ये सुचारू रूप से जो है ट्रांजिशन हो, इस प्रयास हेतु जो है इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। पुनः इस मंच के माध्यम से आप सभी का आभार, धन्यवाद करते हुए मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आइए आप भी उस जो है कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, कार्यक्रम को देखिए, समझिए और हमें और बेहतर करने के लिए, अगली बार और बेहतर करने के लिए हमें प्रेरणा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के साथियों के कुछ प्रश्न हैं तो हम उन प्रश्नों को लेना चाहेंगे और फिर उसके बाद जो है हम चाय नाश्ते के लिए प्रस्थान करेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा हरितालिका तीज के बारे में, तो वैसे तो बता ही दिया गया है इस पर्व के बारे में। मैं डॉक्टर दीक्षा व्यास हूँ। फिर भी एक बात जानने की इच्छा है, वो ये कि हमारे सांस्कृतिक पर्व बड़े संपन्न रहे हैं और समय के साथ साथ उनमें बहुत बदलाव भी आया है। तो पारंपरिक रूप से इसके पीछे क्या भावना है, किस तरह से ये आरंभिक दिनों में मनाया जाता रहा है और समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन आया है और इसको मनाए जाने की शैली क्या है। वैसे थोड़ा बहुत आपने बताया है कि उठ के ऐसे किया जाता है, 17 को मनाया जाता था। फिर भी जैसे और तीजें मनाई जाती हैं उनके अंदर बहुत सारे विशिष्ट पकवान करके, क्योंकि विशेष रूप से भारत त्योहारों के अनुसार भोजन के लिए भी बहुत जाना जाता है, क्योंकि मौसम के हिसाब से उनका पोषण, स्वास्थ्य वगैरह सबके साथ तालमेल रहता है। तो खान पान का क्या वैशिष्ट है इसमें, और विशेष रूप से तीज, करवा चौथ वगैरह में कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि उनका व्यक्ति के मनोविज्ञान पर असर पड़े, नई पीढ़ी भी उनको समझे और उसमें अगर कुछ बदलाव चाहे तो अपने जीवन शैली के हिसाब से उसे परिवर्तित भी करें। तो इस बारे में अगर आप बताएंगे तो और भी संपन्नता का एहसास होगा। आदरणीय अंजू काका जी इस विषय में बोल रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं ये ब्रीफ में मैं बताना चाहती हूँ, हम तीज को टोटल 3 दिन में मानते हैं। पहला दिन होता है जैसे मान लीजिए 17 तारीख, जैसे करवा चौथ में सरगी का एक चलन है, हमारे यहाँ उसको दर खाना बोला जाता है। तीज करवा चौथ से थोड़ा सा डिफरेंट कहाँ पर है, तीज में जब लड़कियां मायके जाती हैं तो हमारे जो गाने होते हैं तीज के दिन एंजॉय करने वाले, वो एंजॉय करने वाले नहीं होते हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी ये जान के, महिलाएं बहुत रोती हैं, गले लग लग के रोती हैं। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था, तो साल में एक बार इस तीज का इंतजार होता था। इस मान्यता को हर परिवार बहुत उत्साह के साथ, चाहे कितनी ही बुरी सास हो, चाहे कितना भी बुरा पति हो या ननद हो, वो तीज के लिए जरूर एग्री करते थे।
तो साल भर के अपने उस गुबार को वो अपने मायके में आके अपनी सहेलियों से, अपने बहनों से या माँ से वो उस गुबार को निकाल के, हमारे यहाँ तीज के गाने अगर आप सुनेंगे पहले के, बहुत आंसू रुला देने वाले गाने होते हैं, क्योंकि वो अपना दुख दर्द एक दूसरे के साथ बांटती हैं। तो पहले दिन हमारे यहाँ दर खाने वाला होता है, उसको दर बोलते हैं। उसमें मायके में लड़की को बुला के माँ बहुत प्यार दुलार से उसको कितना खिला सकती है। उसको हर माँ को ये लगता है कि ससुराल में खाना नहीं मिल रहा है ना, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से खिलाती है। और हमारे यहाँ बोला जाता है कि दिन का पहला पहर शुरू होने से पहले, यानी कि अंधेरे की आखिरी अंधेरा जब हो, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले, भोर होने से पहले आप जितना खा सकते हैं आप खाइए। उसके बाद आप पूर्ण रूप से निराजल हैं। अब ये पहले दिन का है। मैं कहानी में आना चाहती हूँ। हरितालिका का मतलब जो हमारे समाज में है, हरित का मतलब है अपहरण करना, तालिका का मतलब है सखियां। हमें पार्वती जी ने शिव जी की आराधना कैसे करी और किस तरह से उनकी शादी हुई, ये हमें पता है। तो हमें ये भी मालूम है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कि पार्वती जी शिव जी से शादी करना चाहते थे, परंतु हिमालय पुत्री के पिताजी हिमालय जी वो शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तो उन्होंने उनकी शादी कहीं और फिक्स कर दी। उस शादी से भागने के लिए उन्होंने अपनी सखियों को बोला कि मेरा अपहरण करके मुझे ले जाओ। तो उनकी सखियों ने उनका अपहरण करके उनको जंगल में छुपा दिया। वहां पे पार्वती जी ने शिवजी जी की आराधना करी और उनको बनवाया कि भाई मैं शादी करने के लिए आऊंगा। तो इसीलिए इसको हरितालिका तीज कहा जाता है। अब इस कहानी के साथ साथ जब हम तीज के दिन में आते हैं तो शिव जी पार्वती जी का व्रत होता है। हमारे यहाँ बहुत कठिन व्रत होता है, हम थूक भी नहीं निगलते हैं। मैं आज की डेट पे निगल लेती हूँ क्योंकि अब उम्र साथ नहीं देती, जो कि अब हमारा एज वाइज का बात है, बट हमारे यहाँ थूक भी नहीं निगला जाता है। इस हद तक महिलाएं पूरी निष्ठा के साथ रखती हैं। तो ये तीज का दिन होता है। ये दिन 3 दिन में कैसे परिवर्तित होता है, बहुत कठोर तपस्या है महिलाओं के लिए भी। अगले दिन होता है गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी भी नेपाल में पूरी श्रद्धा और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो बहुत सी महिलाएं जो गणेश जी को अपना इष्ट मानती हैं, वो अगले दिन गणेश चतुर्थी का भी व्रत करती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगले दिन सुबह गणेश चतुर्थी वाले दिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, पति के पैरों को धोकर उसका जल ग्रहण करने के बाद हमारा तीज का त्योहार समापन माना जाता है, तीज का व्रत। तो गणेश चतुर्थी, उसके तीसरे दिन ऋषि पंचमी, ये आखिरी दिन होता है व्रत का। और ऋषि पंचमी का व्रत भी पूरा का पूरा महिलाएं रखती हैं। ये सप्त ऋषियों की पूजा का व्रत है। तो ये 3 दिन तक व्रत चलता है। अब दूसरी बात, आपने खान पीन की कही। मौसम के हिसाब से पहले के जमाने में ये बहुत अच्छा मौसम हुआ करता था, गर्मी नहीं लगती थी। तो दिन भर निराजल रहना, थूक भी ना पीना और दिन भर नाचना गाना, पूरा इसको एंजॉय करना, ये बहुत पॉसिबल था। आज के दिनों में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसमें कई परिवर्तन आए हैं। तो हमारे में बोला जाता है कि अगर कोई महिला भूखी प्यासी नहीं रह सकती, जैसे कि अगर किसी को अपना व्रत, लेकिन कोई डायरेक्ट पानी नहीं पी सकता, तो कहीं कहीं रिवाज है कि हम बोलते हैं काढ़ा पानी। कोई क्या करता है, तुलसी, लौंग, काली इलायची, देसी घी और चीनी और कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको मिला के एक पानी बनाते हैं। वो गुनगुना पानी पीते हैं, उसको काढ़ा पानी बोला जाता है। कहीं कहीं पर लोग पानी में दूध मिला देते हैं थोड़ा सा, यानी कि पानी के स्वरूप को हमें उसी वक्त ग्रहण नहीं करना, वो पाप माना जाता है। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल उस जमाने की बात बोलूं तो बोलते थे, जिस औरत ने पानी पी लिया समझ लिया उसने पति का खून पी लिया। तो इस उल्हाना से बचने के लिए ये उपाय निकाले गए। तो आज के जमाने में ये आजकल थोड़ा सा परिवर्तन ये आया है। अब उसके साथ जो शैली में परिवर्तन है इस परंपरा की, जैसे कि कई जगह पे पैर धो के पानी पीने की चीजों का विरोध किया जाता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड
नारी शक्ति का जमाना भी है, लोग कई तरह से, पर इस चीज के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने नेपाल में भी देखा है और मैंने दिल्ली में भी देखा है कि काफी जागरूक है पति, उन्होंने छूट दे दी है पत्नियों को, पीना है तो ठीक है, वरना वो सीधा पूजा करके हाथ से गिलास से पानी पिला देते हैं, तो उसकी बाध्यता भी नहीं है। तो ये परिवर्तन थोड़ा सा समाज में आया है। लेकिन एक जो बड़ा परिवर्तन आया जो बहुत ही अचंभे का है, जो मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं नेपाल में 10 साल रही, तो मैंने वहां देखा था लोगों को इतना तीज मनाते हुए। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के एक्सेस होने की वजह से आजकल दूर दराज के देशों की भी उद्देश्य वहां पूरा होता है। जैसे मैंने देखा है कि आजकल छठ पूजा दुनिया के हर कोने में हो रही है, बिल्कुल उसी तरीके से तीज 2 हफ्ते पहले से दुनिया के हर कोने में शुरू हो गया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है, कोई मॉडर्न ड्रेस पहन के नहीं जाता, तो ऐसा लगता है कि संस्कृति और सभ्यता, चाहे हम कितने भी मॉडर्नाइज हो जाएं, ये हमें कहीं ना कहीं हमारे अपने स्वाभिमान को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए चाहे हम जितना भी मॉडर्नाइज हो जाए, हम अपनी पुरानी परंपराओं को वापस जरूर देखना चाहते हैं। तो ये चीज मुझे आजकल ज्यादा नजर आ रही है, तो इससे लगता है कि शायद लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा है और हम सब अपने हर तरह के कल्चर के प्रति हम लोग बहुत अवेयर हैं। तो इसीलिए ये चीज देख के बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है और थैंक यू सो मच। आई होप आई वाज एबल टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज। या गॉट योर पॉइंट, पर वन थिंग इज मिसिंग, इसका कोई पौराणिक संदर्भ वगैरह कहाँ मिलता है, जैसे शिव पुराण वगैरह में या कहीं होगा? हमारे नेपाल में एक धार्मिक पुस्तिका है श्री स्वस्थानी व्रत कथा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सबका अपना अलग अलग एक धार्मिक ग्रंथ हम सबके हैं अपने, है ना। हमारे नेपाल में एक है श्री स्वस्थानी व्रत कथा। वो स्वस्थानी व्रत जो है माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन से पौष शुक्ल पूर्णिमा के 1 महीने का वो व्रत होता, उसमें इस कथा का वर्णन है और उसमें आपको ये जालंधर जी से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी कथाएं मिलेगी। वो 1 महीने का जो माघ महीने का जो पावन महीना जो यहाँ भारत में अलग तरीके से मनाया जाता है, नेपाल में बिल्कुल अलग तरीके से मनाया जाता है। उसमें 12 से 14 कहानियां हैं, जिसकी वजह से वो पूरा व्रत उस कहानियों को पढ़ के करा जाता है। तो उसमें इस कहानी का श्री स्वस्थानी व्रत कथा। धन्यवाद। और फिर हाँ जी, तो आपका फेस्टिवल है और इसको जो सेलिब्रेट करेंगे, तो जिसकी महिलाएं व्रत में होती है उस दिन करेंगे या जिस दिन व्रत खोलते हैं उस दिन रखेंगे? जिस दिन व्रत में होती है। अच्छा, तो उस दिन का क्या अट्रैक्शन है? जो व्रतधारी महिलाएं हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, उनको लाते भी, हर साल लाते हैं, तो उनके लिए क्या अट्रैक्शन है? क्योंकि उस दिन तो ना वो खाना खाएंगी, पानी भी नहीं पिएंगी, तो क्या अट्रैक्शन है उनका? हमारे नेपाल की एक परंपरा है कि हमें नाच गाना संगीत बहुत पसंद है। आप कहीं भी चले जाए, और मेरे ख्याल से ये पहाड़ी भेगों में नाच गाना हमारा बहुत ही एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो वैसे मुझे एक रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैंने एक फेसबुक पे एक नाइट फॉल प्रोजेक्ट करके एक आता है, एक ब्लॉगर है, उसने नेपाल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि नेपाल एक ऐसी जगह है जहाँ स्ट्रेस नहीं है किसी को भी। राजनीति का आपको पता है, इकोनॉमिक्स का आपको पता है, पर लोगों को स्ट्रेस नहीं है। उसका एक मेन रीजन उसने बोला था कि यहाँ के लोग गाना गा के बड़े मस्त हो जाते हैं। तो जो म्यूजिक है वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारे लिए बोला जाता है कि जब हम लोग अपने किसी भी, सिर्फ तीज तक नहीं, कोई भी त्योहार जब हम लोग मनाते हैं, आप मंदिरों में, शिवालयों में जाइए, आपको एक अकेली महिला भी, वो वहाँ पूजा करती है, दरवाजे के बाहर निकलती है, वो अकेली महिला भी वहाँ 30 सेकंड 40 सेकंड अकेले डांस करती है, अपने आप गाना गा के, फिर वो चली जाती है। हमारे में ये पुराने जमाने से मान्यता है कि जब आप मंदिर गए हैं, एक तो आपको बैठना जरूरी है, और अगर किसी त्योहार से रिलेटेड गए हैं तो थोड़ा सा आप नाच लीजिए, भगवान को खुश करने के, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम जो इस आयोजन में जो हमारा अट्रैक्शन होता है, हम कोशिश करते हैं हमारे विश्वविख्यात हमारे सिंगर्स आए, वो आके इन महिलाओं को
अच्छी तरह से गानों में रिझा के ये सारा का सारा समय हम लोग नाच गान में बिताते हैं। कई जगह पे आपको मिलेगा कि कुछ शिव पार्वती जी से रिलेटेड कहानियों की भी गाने बना के वो लोग नाचते हैं। तो पूरा नेपाल जिस दिन आप जाएंगे, आप लोगों ने पशुपतिनाथ जी का सुना ही होगा, उस मंदिर के प्रांगण में जाइए, आपको वहां पर दो चीजें देखने को मिलेंगी। सारी महिलाएं लाल पीले हरे वस्त्र में नाचती हुई और सारे के सारे पुरुष हमारा नेशनल जो हमारा वाद्य है, जिसे हम मादल बोलते हैं, वो बजाते हुए मिलेंगे। पुरुषों का अट्रैक्शन होता है कि मुझे जैसे भी करके उस भीड़ में जगह मिल जाए। तो जो स्किलफुल होगा, जिसको बजाना आता होगा, उसकी तो लॉटरी है। तो और वो थकते नहीं है सर, वो सुबह से लेकर शाम तक वो मादल बजाते हैं। मादल से मुझे एक चीज और याद आया, जब हम हमारे गौरव अवार्डी की बात कर रहे हैं इस आयोजन में, रंजीत गजमेर जी एक ऐसा नाम है कि मैं गाना बोलूंगी तो आपको हमेशा याद आएगा, कांची रे जहां मादल आपने सुना, जहां मादल की धुन आपने सुनी है ना, वो रंजीत गजमेर जी हैं। श्री आर.डी. बर्मन जी के कांछा। नेपाल इंडस्ट्री में आपने जितने भी पहाड़ी गाने सुने हैं हिंदी में, जो आर.डी. बर्मन जी ने बनाए हैं या किसी और संगीतकार ने भी बनाए हैं, उसमें जो मादल की धुन है वो श्री रंजीत गजमेर जी की है। श्री रंजीत गजमेर जी खुद इस बार हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। हमारे आमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया है। हम बहुत भाग्यमानी हैं कि हम उनको ये पुरस्कार दे पाएंगे। तो वो आ रहे हैं, तो एक क्रेज हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह के आयोजन में किया जाए। प्रकाश सपूत जी जो है नेपाल के नेपाल और नेपाल से बाहर विश्व विख्यात एक बहुत बड़े संगीतकार हैं, एक गायक हैं। तो उनके गानों पे तो पूरी दुनिया नाचती है। इस तरह के हम अट्रैक्शंस को रखते हैं ताकि सारी महिलाओं का दिन आराम से निकल जाए और 6 बजे तो हमारा कार्यक्रम खत्म होगा, उनका कार्यक्रम उसके बाद ही चलता रहेगा। वो जाते हैं और जाके करते। तो आप ये तीज का व्रत होता है, इसमें महिलाएं जागरण करती हैं, रात भर नाचती है, ये जागरण करती हैं, शिव स्तुति करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। तो संगीत और नाचने से अच्छा तो क्या ही चीज होगा जो जागरण में काम नहीं आएगा। तो जागरण तो होता ही संगीत का है, जैसे हम माता का करते हैं। तो वो रात भर जाग के अपने व्रत को पूरा करते हैं। तो तीज के दिन होता है। आपका जो प्रोग्राम है इसमें क्या फुल नाइट है? नहीं सर, हमारा प्रोग्राम हम 12 बजे से 6 बजे तक का है हमारा प्रोग्राम। हम लोग क्योंकि उसके बाद अब दिल्ली, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, दिल्ली की परिस्थिति अनुसार सबको घर भी जाना है, घर जाके, और काफी महिलाएं होती हैं अपना घर परिवार देखना होता है, और काफी महिलाएं शाम को भी व्रत तोड़ती हैं। हमारे यहाँ पर अगर व्रत तोड़ना है, जैसे कि दूध वाला पानी जो मैंने बताया, हम तारा देखकर तोड़ते हैं। हर एक जगह की अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन ज्यादातर हमें तारा देखकर हम लोग को चांद, लेकिन जैसे करवा चौथ में चांद नहीं निकलता, इस टाइम पे तारा भी नहीं दिखता महिलाओं के लिए, लेकिन हम घर जाके तारा देखकर हम लोग पानी ग्रहण कर लेते हैं जो हमने तारा बना। कोई भी तारा जो होगा, कोई भी तारा, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं, हमें कोई भी एक तारा देखकर हम लोग उसको व्रत को तोड़ सकते। ये जो अभी इन्होंने प्रश्न पूछा, और शायद और लोगों के भी मन में ये जिज्ञासा होगी, क्योंकि चूंकि उस दिन व्रत होता है, कठोर व्रत है, तो ये कार्यक्रम किसी और दिन भी मन सकता है, क्योंकि इसमें तो पुरस्कार और उनके गायन वगैरह होगा। तो वो उस दिन अपने घर शांतिपूर्वक, इतनी धूप इतनी गर्मी में त्योहार मना के किसी अन्य दिन भी आप उसका वो कर सकते हैं। ये मेरे मन में ये ऐसा, जैसा बहुत लोग भी सोचते होंगे, क्योंकि उस दिन त्योहार से संबंधित वहाँ पे क्या होगा? हमारा त्योहार से संबंधित ही नृत्य है। हमारे जो और दिन में क्या होता है, जैसे कि अगर और दिन में भी लोग अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो जैसे खाने पीने का होता है, लेकिन त्योहार वाले दिन इसका संगीत और नाचने से इसलिए संबंध है क्योंकि वो पूरे दिन भूखी प्यासी रहती है, टाइम काटना मुश्किल हो जाता है। इसका जवाब मैं भी उनको देना चाहूंगा। मैडम, इसका जवाब ये है कि जो महिलाएं हैं सूरज उगने से पहले सुबह 4 बजे भी, यानी कि रात के 10 बजे से खाती है, 12 बजे फिर खा सकती है, 3 बजे फिर खा सकती है, 7 बजे फिर खा सकती है, यानी कि इतना खा लेती है कि सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे से अगर गाना शुरू करें तो शाम को 6 बजे तक बिना खाए बिना पानी पे वो गाकर पर खाना को पचा सके। इसी को खूब एंजॉय करते हैं खाना का। बस यही है। दूसरे एंगल भी है ऐसे, और सारे एंगल है, ये भी एक एंगल
सबके अपने अपने एंगल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे माता के चौकी होती हैं तो सदन गाना नाचना तो होता है, इस तरह से एक धार्मिक भावना के साथ नृत्य भी होती है। तो अब इस तरह से पूरे दिन एक उत्सव के रूप में मनाने का है। और हम लोगों ने इस बार ये गौरव अवार्ड वाला जो पार्ट है इसमें लिंक किया है, ये ट्रेडिशनल अभ्यास का हिस्सा है नहीं, क्योंकि भारतवर्ष में जो नेपाली भाषी गोर्खाली समाज है इसमें 3 प्रकार के एक तरह से, एक तो जो नेपाली सिटीजन है जो भारत में आकर के काम करते हैं ऐसे लोग हैं, और कई लोग कई जनरेशन से यहाँ रहते हैं, और कई नेपाली भाषी जो गोर्खाली समाज है बाई लैंड इंडियन सिटीजन है, जैसे दार्जिलिंग, सिक्किम, देहरादून, कांगड़ा, हिमाचल साइड के कई सारे क्षेत्र। तो ये समय इस एरिया में जो गोर्खाली समाज, नेपाली समाज जो रहता है तो जमीन के साथ ही भारतीय नागरिक है। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ यहाँ ऐसा समस्या ये हमारे समाज में हुआ कि नेपाली भाषा है, नेपाली बोलते ही विदेशी समझते हैं कई लोग। और जो लोग यहाँ तो अब जैसे अंजू जी ने कहा कई चीजें रेफरेंस नेपाल वाले, क्योंकि नेपाली संस्कृति है, तो यहाँ क्या होता है कि कई लोग असहजता महसूस करते हैं कि नेपाली बोलते ही विदेशी मान लिया और विदेशी के हिसाब से व्यवहार करा। जो लोग नेपाल से संबंध रखते हैं उनको तो खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनका नेपाल से कोई संबंध है नहीं, जमीन के साथ भारतीय नागरिक है, उन लोगों को बहुत असहजता होती है। तो ऐसे में कई सारे लोग कई जनरेशन से जो यहाँ है, यहाँ के हैं, तो उन लोगों का खास करके एक आत्म गौरव न करने टाइप का सिचुएशन पैदा होने लगा कि नेपाली बोलने से विदेशी के हिसाब से लोग देखते हैं, और इस तरह से लोगों ने नेपाली भाषा बोलने छोड़ दिए। कई लोगों ने अपने सरनेम चेंज करके रहने लगे। ऐसी सिचुएशन आया। जब ऐसा होने लगा तो लोग धीरे धीरे एक तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस वाले सिचुएशन में आने लगे। तो ऐसे समय में जो थोड़ा सा भी कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा करने लगा, वो कम्युनिटी आइडेंटिटी से अपने आप को अलग कर लिया। और जो आइडेंटिफाई होता है मोमो के दुकान में काम करने वाला, रेस्टोरेंट में काम करने वाला, सिक्योरिटी में काम करने वाले, वही आइडेंटिफाई होते हैं। तो उस तरीके से लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करना भी नहीं चाहते। तो इस तरह की सिचुएशन में कई सारे कन्वर्जन की समस्याएं और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसने अपने सरनेम को भी चेंज करा, अपने आइडेंटिटी में भी गर्व नहीं कर पा रहा है, तो वो तो फिर उसको कोई भी किसी भी तरह से किसी भी एंगल से बुना सकता है, पेंडुलम की तरह यूज कर सकता है। तो ऐसा ना हो कि हर एक व्यक्ति गर्व करने का वातावरण बने। इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग किया कि ये बहुत बड़ा उत्सव के रूप में सारे लोग उपस्थित होते हैं। यहाँ समाज के ऐसे बहुत बड़े बड़े योगदान करे हुए लोग, जैसे मैंने कहा भारतवर्ष का एकमात्र एंटी एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग ऑपरेशन रहा जो अमृतसर में 1993 में, उसके कमान रहे ब्रिगेडियर सी थापा जी, या इस तरह के बहुत सारे लोग है हमारे समाज में। और स्वतंत्रता सेनानी आसाम में कई बार वो MLA रहे, मंत्री रहे, दलबीर सिंह लोहार जी, इस तरह के लोगों को हम अभिनंदन करते हैं, जिससे लोग एक तरह से आत्मगौरव अनुभव कर सके। इसीलिए इस ऑकेजन में हमने इसको कनेक्ट करा हुआ है। उत्सव के साथ साथ एक आत्मगौरव का वातावरण भी बने और हर एक अंतिम व्यक्ति अपने होने पर, नेपाली गोर्खाली होने पर गर्व करने का वातावरण बने, जिससे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स उनको यूज करने का ऐसा वातावरण न बन सके। मेन स्ट्रीम में रह करके देश निर्माण के, देश सेवा में लगने का वातावरण बन सके। इस उद्देश्य के कारण से हम लोगों ने ये गौरव सम्मान वाला पार्ट भी इसमें जोड़ा है। अदरवाइज तो हम लोग एक सांस्कृतिक हिसाब से इस पर्व को मनाते आए हैं। कुछ साल से हम लोगों ने हम लोग गौरव सम्मान वाला पार्ट भी इसमें जोड़ा हुआ है। चलिए, और कोई सवाल? आप लोग जो है